हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइड साइंस फॉर क्लास 8। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एनसीईआरटी बुक में देखने में थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका टेस्ट है तो आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए बात करते हैं कि इस चैप्टर से हमें क्या समझ में आता है। इस चैप्टर के नाम से कंजर्वेशन का जो सीधा मतलब है हिंदी में वो है संरक्षण करना या बचा के रखना, किसी भी चीज़ का बचाव करना। और प्लांट्स एंड एनिमल्स तो हमें पता है पेड़ पौधे और एनिमल्स। हैव यू एवर हर्ड अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स? क्या आपने कभी इनके बारे में सुना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं या बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? ये जनरली हम देखेंगे जो जंगल होते हैं, जंगल वाले एरियाज होते हैं, वहाँ पर बने होते हैं। इनको बनाने की क्या ज़रूरत थी और ये क्यों बनाए जाते हैं? इनके जो कॉमन एग्जाम्पल्स आप अपनी एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट पेज पे देखोगे इस चैप्टर के, तो क्या देखोगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, लॉकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये जो है ये इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। अब इनकी ज़रूरत क्या है, इनको क्यों बनाया जाता है और इनकी क्या ज़रूरत है? ये कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। जितने भी फॉरेस्ट के प्लांट्स होते हैं और वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनकी जो अलग अलग प्रजातियां हैं, स्पीशीज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें आपको आगे बहुत सारी टर्म्स मिलने को देखेंगे आप कि बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, बायोडाइवर्सिटी होती है, जो हम इस चैप्टर के आगे आगे डिस्कस करेंगे। हमारी अर्थ पर ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। बहुत तरीके की वैरायटी होती है प्लांट्स की और बहुत तरीके की वैरायटी है एनिमल्स की। और इतनी सारी वैरायटी है कि शायद हम इन्हें जानते भी ना हो या शायद काउंट भी ना कर सकें, लेकिन सब के सब जो है हमारे सर्वाइवल के लिए यानी कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर असल में क्या है, क्योंकि अगर ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं तो हमें इनकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन यही प्लांट्स एंड एनिमल्स आज खतरे में हैं। ये खतरे में क्यों हैं ये भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी टर्म्स हैं जो ये बताती हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज़ जो है वो एक तरीके से वर्ल्ड से ख़त्म होती जा रही है। अब हम बात करते हैं पहले रीज़न की, यानी कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से प्लांट्स एंड एनिमल्स को एक खतरा बना हुआ है। और वो जो रीज़न है वो पहला है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन वर्ड को जब आप तोड़ के देखेंगे तो डी का मतलब होता है क्लियर करना या रिमूवल कर देना, हटा देना। और फॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट को हटा देना, ट्रीज़ को काटना, जंगलों को ख़त्म कर देना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। कटिंग ट्रीज एंड यूजिंग दैट लैंड एरिया फॉर अदर पर्पसेस। डिफॉरेस्टेशन की जो इंग्लिश में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं वो क्या लिखेंगे कि ट्रीज़ को काटना और जिस एरिया पर ट्रीज़ लगे हुए थे उस जगह को किसी और काम के लिए, किसी और पर्पस के लिए यूज़ करना, जैसे कि कल्टीवेशन के लिए वहाँ पर खेती बाड़ी कर देना, बिल्डिंग हाउस वहाँ पर अपने घर बना देना, या फिर फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज सेटअप कर देना। ये सब क्या है, डिफॉरेस्टेशन के कारण है, क्योंकि हमने जंगलों को हटाकर इन सब कामों के लिए उस लैंड का यूज़ करने के लिए छोड़ दिया। जब भी हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की तो डिफॉरेस्टेशन में हम पढ़ते हैं एक और टर्म को जो कि है डेजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही डेजर्टिफिकेशन होता है। अभी डेजर्टिफिकेशन क्या है? डेजर्टिफिकेशन का मतलब है कि जितने भी जंगल हैं वो अब रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट में बदलते जा रहे हैं। एक्चुअली जो फॉरेस्ट से ट्रीज़ होती हैं उनसे हमें वुड भी मिलती है। वो जो वुड है उसको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ उसको घर के फर्नीचर्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जितने ज़्यादा घर बन रहे हैं उतना ज़्यादा ही वुड का इस्तेमाल हो रहा है, उतनी ज़्यादा ट्रीज़ को काटा जा रहा है और फॉरेस्ट जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब जो डिफॉरेस्टेशन है उसका एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्सिक्वेंस यानी कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है वो क्या हुई है,
वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी ग्रेजुअली, धीरे धीरे, लेकिन जो एक बहुत खतरे वाली बात है वो ये है कि जो टेम्परेचर है, जो अर्थ की गर्मी है, वो बढ़ती चली जा रही है। जो ग्लेशियर्स हैं अंटार्कटिका वगैरह में, वो सब अब पिघलने लगे हैं। तो देखो, अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स प्लांट्स जो हैं पर्टिकुलरली डिफॉरेस्टेशन की वजह से कम होते जा रहे हैं। अब हमें क्लास 7th में पढ़ा था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने का, जिसमें प्लांट्स लाइट और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके अपने लिए खाना बनाते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है, जब सन की रेस अर्थ पर पड़ती हैं तो वो अर्थ जो है वो क्या करती है, हमारी अर्थ इन रेस को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि पृथ्वी पर, ग्राउंड पर गर्मी ना बढ़े। अब एक्चुअली हुआ क्या, इस CO2 को कोई यूज़ नहीं कर रहा था क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ये CO2 एटमॉस्फेयर के एक लेयर में एक्यूमुलेट होती चली गई और इसकी एक मोटी लेयर जो है वो यहाँ पर बन गई। जब सन रेस यहाँ पर आई और ग्राउंड पे हिट की और जब वो वापस जाने की कोशिश कर रही थी तो क्या था, एक CO2 की मोटी लेयर ने उनको रोक लिया और ये जो मोटी सी लेयर है ये हीट रेस को वापस जाने नहीं दे रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जितनी भी हीट रेज हैं वो इधर ही एक्यूमुलेट होती जा रही हैं और यहाँ पर गर्मी बढ़ा रही हैं। क्योंकि ट्रीज़ कम थी, इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है और पेपर में क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग एक कॉन्सिक्वेंस है डिफॉरेस्टेशन का। तो यहाँ पे हमने कुछ जनरल टर्म्स के बारे में पढ़ा। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस वीडियो का और इस चैप्टर के जितने भी डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको मिल जाएं। अब यहाँ पर हम डेजर्टिफिकेशन को, यानी कि जो धीरे धीरे हमारे फॉरेस्ट हैं वो डेजर्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, उस प्रोसेस के बारे में समझेंगे। देखिए, जो डिफॉरेस्टेशन है ना, उसकी वजह से सॉइल की प्रॉपर्टीज़ में बहुत चेंज आ जाता है। जब हम बात करते हैं ट्रीज़ की तो एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है कि जितनी भी ट्रीज़ होती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो अपनी रूट्स में काफ़ी हद तक सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। एंड वी know that the topmost layer of the soil contains most of the nutrients। जो सॉइल की सबसे ऊपरी लेयर है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब अगर जो ट्रीज़ हैं वो ही नहीं होंगी तो उनकी रूट्स भी नहीं होंगी, तो इस मिट्टी को पकड़ के कौन रखेगा। जब भी पानी आएगा या फिर हवा चलेगी तो क्या होगा, जो टॉपमोस्ट लेयर है वो अपनी परत हटा लेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक न्यूट्रिएंट रिच लेयर जो कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थी वो वहाँ से चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं सॉइल इरोजन की। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का हटना। जैसे मैंने बताया कि जैसे ही रूट्स जो हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, अगर ट्रीज ही नहीं होंगी तो रूट्स नहीं होंगे और सॉइल को होल्ड नहीं कर पाएंगे हम, तो क्या होगा, जितनी भी फर्टाइल सॉइल है वो वहाँ से चली जाएगी और इसी को सॉइल इरोजन कहा जाता है। एक्सेस सॉइल इरोजन कन्वर्ट्स फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट। तो अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे एक फर्टाइल लैंड जिसके अंदर एक ऐसी सॉइल थी जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे वो अब डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में कन्वर्ट होती जा रही है। और साथ ही साथ ह्यूमस कंटेंट ऑफ द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस। जितना भी ह्यूमस का कंटेंट है, न्यूट्रिएंट का कंटेंट है टॉपमोस्ट लेयर में सॉइल की, वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है सॉइल। अब बात कर लेते हैं इनफिल्ट्रेशन रेट की। ये भी एनसीईआरटी में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड की तरह आपको दिया गया है। हो सकता है इससे एक 1 मार्क क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखिए, जब हम बात करते हैं कि जब बारिश आती है तो क्या होता है, सॉइल क्या करती है, अपने अंदर उस पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद ग्राउंड में भेज देती है। अब अगर इस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं, इस सॉइल के पार्टिकल्स रिच हैं, तो क्या होगा, जितना भी पानी है वो यहाँ पर ठहरेगा नहीं और नीचे आ जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन
अगर यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन हो जाता है तो क्या होगा, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और ग्राउंड तक पानी पहुँच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से पानी यहीं पे रह जाएगा और बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स की, और ये जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इनसे रिलेटेड डेफिनेशन और 1 मार्क क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम सबसे पहले वाइल्ड लाइफ की। वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? वाइल्ड लाइफ का मतलब है लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, एक्सेट्रा, जो कि फॉरेस्ट में रह रहे हैं, इसको कहा जाता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ की क्लियर डेफिनेशन है, आप एग्जाम में लिख सकते हैं। जंगलों में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सबको हम एक ग्रुप में वाइल्ड लाइफ कह देते हैं, और इसी से नाम पड़ा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, कुछ ऐसे प्रिजर्वेशन एरियाज बने होते हैं हमारी कंट्री में, जो क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस को रोक देते हैं। नो डिस्टर्बेंस एरियाज भी इनको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। एनिमल्स पर शिकार होने का डर नहीं होता है, उनको उन्हीं के जैसा हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है जहाँ वो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकें, ग्रो कर सकें और बिना किसी डर के रह सकें। तो ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अभी हम बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क की भी बात करेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आती हैं वो है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा से हम कुछ समझ पा रहे हैं, फ्लावर से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, और इसको आप कैसे कह सकते हैं, ये जो वर्ड है ना फ्लोरा, ये आपको क्लास 10 तक याद रहना चाहिए, क्योंकि फिर डायरेक्टली आपको इसका यूज़ देखने को मिलेगा, आपको इसकी डेफिनेशन बार बार नहीं बताई जाएगी। तो जो फ्लोरा है इसका क्या मतलब होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले जो प्लांट्स हैं उनको कहा जाता है कि वो उस एरिया का फ्लोरा है। साथ ही साथ इसी से रिलेटेड एक वर्ड आ जाता है फौना। फौना का क्या मतलब होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले एनिमल्स को फौना कहा जाता है। और यहाँ पर हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको जितने भी कॉन्सेप्ट इस पार्ट 1 में बताए हैं वो तो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, और आपको पार्ट 2 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जैसे ही पार्ट 2 का वीडियो रिलीज़ हो आपको मिल जाए। अदरवाइज हम प्लेलिस्ट में भी उसको इंक्लूड करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।